दोस्तों, चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 16, चांदपुर की चंदा। देखते हैं आगे और क्या क्या होता है चांदपुर में। तो चलिए सुनते हैं कहानी। जैसे बिना डीजल पेट्रोल की गाड़ी का एक कदम नहीं चल सकती है, वैसे ही बिना कविता के प्रेम की गाड़ी दौड़ानी मुश्किल है। इत्र पुलेर और डेंट बैंड का सहारा हो तो बिना नहाए भी कई दिन काम चलाया जा सकता है, लेकिन इश्क में बिना कविता के 1 मिनट काम चलाना मुश्किल होता है। साइज की कोई बाध्यता नहीं है, लेकिन प्रेम में छोटा मोटा कवि होना ही पड़ता है। चांदपुर के युवा कवि अलगू आतिश उर्फ चिंगारी उर्फ लुकारी जी मझले कद के एक बड़े कवि थे। उनको इस आयातित सिद्धांत में गहरा विश्वास था कि देशाटन से काव्यात्मक गुण विकसित होते हैं, इसलिए कवि का घुमंतु होना जरूरी है। बस इसी सिद्धांत के कारण चिंगारी जी के कदम कहीं एक जगह नहीं टिकते थे। लेकिन चांदपुर इस मामले में अपवाद था। चांदपुर से उनका खासा लगाव था, जिस लगाव के पीछे एक खास किस्म की कविता थी और इस कविता के पीछे एक खास किस्म की कहानी। ये कहानी उस समय की थी जब चिंगारी जी की जवानी टॉप गियर में चढ़ रही थी। वो फरवरी का मदमस्त महीना था। बसंत ने धरती के हरे पीले रंगों से मोहब्बत कर लिया था। इसी प्रेम के हसीन मौसम में चिंगारी जी ने सोचा कि क्यों न बलिया चलकर गुरु भोला प्रसाद आग्नेय जी का दर्शन कर लिया जाए। देखते ही देखते गुरु दर्शन की आकांक्षा उनके भीतर बलवती हो उठी और अगले दिन की ठीक सुबह चिंगारी जी ने चांदपुर चट्टी से एक घोड़ा गाड़ी लिया और सहतवा रेलवे स्टेशन की तरफ कूच कर दिया। कहते हैं चिंगारी जी की तरह घोड़ा भी अभी मार्केट में एक नया नया बुद्धिजीवी बना था। वो बहुत तिरपट दौड़ता था, खूब दुलत्तियां झाड़ता था, कभी कभी दोनों पैरों को आसमान में गाड़ देता था। चिंगारी जी को घोड़े का उत्पाती स्वभाव रास न आया। उन्होंने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर गाड़ीवान को धीरे चलने का आदेश दिया। गाड़ीवान ने उनको सुरक्षा का भरोसा देकर मुंह बंद रखने का आदेश दिया। तभी अचानक एक जगह घोड़ा गाड़ी रुक गई। एक सुंदर नवयौवना चिंगारी जी के बगल में धीरे से विराजमान हो गई। चिंगारी जिस बांकी चितवन कटीली काय और तीखे नैनों वाली सम्मोहिनी मूरत की सूरत में खो गए। शरीर में रासायनिक परिवर्तन होने लगा। भरत मुनि और अभिनव गुप्त के रति रसों की सृष्टि होने लगी। थोड़ी देर में चिंगारी जी का दिल का घोड़ा भी तेज गति से दौड़ने लगा और कहने लगा कि हे कवि महोदय, अगर ये सुंदरी जल्द से जल्द गाड़ी से नहीं उतरी तो आपके शरीर में प्रेम का हार्मोन ओवरफ्लो होकर कभी भी जमीन पर गिर सकता है। चिंगारी जी ने अपना समूचा दिल थामा ही था कि तभी अचानक सड़क पर एक सांड आ गया। सांड को देखकर घोड़े के भीतर की बौद्धिकता जाग उठी। उसने आगे की दोनों टांगें उठाकर सांड को एक आसमानी नमस्कार किया। सांड ने भी अपने सींग का इस्तेमाल करते हुए अपने क्रांतिकारी होने का परिचय दिया। इसी कार्यक्रम के दौरान दोनों की टांगें हवा में लहरा उठी और अगले ही पल चिंगारी जी सम्मोहिनी आंखों वाली तरुणी के साथ जमीन पर आ गिरे। लो भाई, फिर क्या हुआ हल्ला। जिस समाज में कभी जमीन पर गिर जाए उस समाज को गिरने से कोई रोक सकता है। इसी गिरावट की चिंता करके आसपास के कुछ लोग दौड़ पड़े। चिंगारी जी ने कहा, यद्यपि हम तो कुशल हैं, लेकिन उस मोहतरमा को देखना आवश्यक है। कहीं उनके फूलों से नाजुक शरीर को चोट तो नहीं आई। लोगों ने मोहतरमा को उठाया। जल्दी जल्दी सुखारी डॉक्टर को बुलाया गया। सुखारी डॉक्टर ने हाथ पैर पर मलहम पट्टी किया। मलहम का असर होते ही चिंगारी जी के मुंह से काव्य का पहला प्रस्फुटन हुआ। अब कहीं जाके उनके दिन फिरे हैं। बड़ी मुश्किल से आतिश इश्क में गिरे हैं, लेकिन इस कविता से उस चोटिल हाथ पर कोई खास जादू नहीं किया। दर्द बढ़ता ही गया, चलना फिरना मुश्किल होने लगा। तब डॉक्टर सुखारी ने चिंगारी जी को सलाह दिया, हे कवि चिंगारी, आपका इलाज हमारे बस की बात नहीं है। आपको अभी दूसरी गाड़ी से बलिया जाकर हाथ की जांच करानी चाहिए, वरना आप भरी जवानी में बेहाथ हो सकते हैं। चिंगारी जी ने मनोहर मुस्कान समेटा और झट से कहा, सुखारी जी, हाथ तो एकदम ठीक है, लेकिन दिल शायद सही सलामत नहीं है। एक आग है जो जलती जा रही है। ये लाइनें देखें। तेरे इश्क का अरमान दिल में पला है, आतिश के दिल में एक शोला जला है। ये कविता सुनकर थोड़ी दूर पर मलहम लगवा चुकी युवती मुस्कुरा उठी।
इधर चिंगारी जी भी खिल उठे। दोनों के हृदय में प्रेम के छंद आकार लेने लगे और एक दिन ऐसा आया कि दोनों ने उस बुद्धिजीवी घोड़े को धन्यवाद दिया और ये महसूस किया कि प्रेम में गिरकर हर दर्द खूबसूरत हो जाता है। इस घटना को 2 साल बीत गए। दुर्योग से ये घटना हिंदी साहित्य के इतिहास में दर्ज नहीं हो सकी, लेकिन इस घटना के कुछ दिनों के भीतर ही चिंगारी जी ने पाया कि एक यायावरी नामक खाद पानी मात्र एक वेस्टर्न यूटोपिया है। अगर समय से प्रेम हो तो मिजाज में कहीं भी कविता की जा सकती है। बस इसी के बाद चिंगारी जी के कदम चांदपुर में जम गए और उन्हें न सिर्फ गाड़ी से प्रेम हुआ बल्कि घोड़ा गाड़ी से भी प्रेम हो गया। फिर तो चांदपुर आखिर चांदपुर ठहरा। हुआ हल्ला कि चिंगारी ने चिंत बिसाव के रूदल मास्टर की बड़की बेटी रुंझुनुआ को प्रेम में जाल में फंसा लिया और उसके चक्कर में मास्टरी छोड़कर घोड़ा गाड़ी खरीद रहा है। ये खबर चांदपुर के दियारे में बाढ़ के पानी की तरफ फैल गई। जो जहां सुना वहीं से हंसा। 1-2 महीने में इसकी तीव्रता इतनी तीव्र हुई कि गोपनीयता के सारे बांध टूट गए। लेकिन जमाने की नापाक नजरों से दूर चिंगारी जी के हृदय में प्रेम की रुंझुन चिंगारियां जलती रही। उस आग में कविताएं पकती रहीं। एक दिन उसी आग से झाड़ पोंछकर उन्होंने गुरु आग्नेय जी को एक कविता सुनाई। आता नहीं था मजा कभी हमको जीने में, अब तो खुशबू भी आती है हर वक्त पसीने में। आता नहीं था मजा कभी हमको जीने में, अब तो खुशबू भी आती है हर वक्त पसीने में। अब और क्या कहें क्या सुनाएं हमें आतिश, इश्क की चिंगारी जल गई है मेरे सीने में। गुरु आग्नेय जी ने उनकी पीठ थपथपाई। बलिया के कई वरिष्ठ कवियों ने उन्हें कालजयी कवि का आशीर्वाद दिया और देते हुए कहा कि बेटा, ये उम्र घोड़ा पर चढ़ने की नहीं है, घोड़ी पर चढ़ने की है, जल्दी करो। लेकिन चिंगारी जी को घोड़ी चढ़ने से सख्त नफरत थी। उनका मानना था कि शादी होते ही आदमी प्रेम करने लायक नहीं रह जाता और प्रेम न करने के कारण कविता करने लायक नहीं रह जाता। इसलिए वरिष्ठ कवियों की बातों को दरकिनार करते हुए उन्होंने प्रेम करना और कविता करना जारी रखा। धीरे धीरे उनका प्रेम चांदपुर के दियारे में और कविता जनपद के अखबारों में और आकाशवाणी के स्टूडियो में लोकप्रिय हो गई। लेकिन लड़की के पूंजीवादी पिता ने मामले को समझने में जरा भी देर न की और अगले दिन बेटे की शादी एक बीएड बेरोजगार से तय कर दिया। लीजिए, महबूबा की शादी एक बीएड बेरोजगार से तय होने का समाचार सुनकर अलगू आतिश उर्फ चिंगारी जी का हृदय दबित हो उठा। दिल से हूक उठ गई। इश्क की पढ़ाई तो A to Z किया, हाय हमने क्यों नहीं बीएड किया। फिर तो उधर रुंझुन जी की डोली उठी और इधर चिंगारी जी के मोहब्बत की अर्थी उठी। महबूबा की विदाई की सुबह होते अपने गुरु जी के पास पहुंचे। उनके गुरु आग्नेय जी ने कहा कि बेटा, अब तुम जाकर कवित्व को प्राप्त हुए हो। कविता लिखने के लिए हाथ पैर तुड़वाने की नहीं, पहले दिल तुड़वाने की जरूरत होती है। उसी दिन से इस गुरुमंत्र को माथे से लगाकर चिंगारी जी ने गांठ बांध लिया और एक कविता लिखी। कैसे कैसे लोग जी रहे हैं इस जमाने में, कैसे कैसे लोग जी रहे हैं इस जमाने में, बात बिगड़ गई थी हमको बनाने में। तेरे इश्क की आंच इतनी कमजोर नहीं है आतिश, कितने दरिया सूख गए एक चिंगारी को बुझाने में। फिर तो धीरे धीरे काव्य जगत के सारे प्रतिमानों को अपनी कविता की छेनी हथौड़ी से तोड़कर चिंगारी जी ने गांव के नव प्रेमियों के बीच अपार लोकप्रियता प्राप्त कर ली और तय कर लिया कि आज के बाद कहीं एक जगह स्थिर नहीं रहना है। लेकिन चांदपुर का बच्चा बच्चा जानता है कि चिंगारी जी देश के किसी कोने में रहे, वो रामलीला में अपने झोले के साथ प्रकट हो जाते हैं और उनके प्रकटीकरण के बाद ही शुरू होता है रामलीला के पात्रों का चयन। भयंकर रिहर्सल, दिन रात स्टेज बनाने, साउंड लगाने, चंदा जुटाने की मुहिम। लेकिन आज सुबह यह हल्ला हुआ है कि चिंगारी जी ने कलकत्ता में जाकर रासलीला रचा ली है। अब वो चांदपुर की रामलीला में नहीं आएंगे क्योंकि नवंबर में ही ब्याह करने जा रहे हैं। चट्टी पर इस सूचना से दहशत है। कलकत्ता में रासलीला करना कतई नई बात नहीं है। पूर्वांचल के बड़का बड़का बाबू लोग गांव में मेहरारू छोड़कर जब कलकत्ते में भेड़ा बन गए, ये ससुर चिंगारी तो अभी कुंवारे हैं। अभी सड़क पर इसी बात की चर्चा चलायमान है। मनोहर मास्टर मुंह लटकाए हैं। बताओ, जब रामानंद सागर ही नहीं आएंगे तो अरुण गोविल अकेले आकर थोड़े रामायण बना लेंगे। खेदन की दुकान पर पंकजवा समझा रहा है, देखो यार, चिंगारी जी आए या ना आए,
हम सीता जी तो बन जाएंगे, लेकिन साड़ी नहीं पहनेंगे, बहुत लाज लगता है। फूकन खिसिया उठा। पैंट शर्ट पहनकर कोई भला सीता जी बनता है? बात तो सही है, लेकिन क्या किया जाए। गांव में जो प्रमोदवा सीता जी बनता था, वो जोधपुर की स्टील फैक्ट्री में अब लेबर हो गया है। कौन बनेगा सीता? किसी ने राय दी, इससे अच्छा है कि अंधा आशिक और अंधी लड़की नाटक खेल लिया जाए। उसमें 32 हीरो और 42 गुंडा है। सीता या राधा जी बनने का झंझटे खत्म कर दो। फूकन फिर खिसिया उठा। तुम एकदम खत्म आदमी हो क्या? चारों ओर सीजन रामलीला का चल रहा है, तुम अंधा आशिक अंधा लड़की खेलोगे? देखे न परियार साल सरस्वती पूजा में कैसा नाटक हुआ कि तिलेसरा का लड़का सही में ललनवा के लड़के को छुरा मार दिया। उतर गया ना अंधा आशिक। तब से सरस्वती पूजा में नाटक नहीं होता है, पर्दा वाला सिनेमा ही आता है। तब तक मंतोष ने एक और समस्या प्रकट की। ए भाई, सीता जी को छोड़ो, पहले ये बताओ, जब राजा जनक ही नहीं होंगे तो सीता जी रहकर क्या करेंगी? खबर है कि सुखदेव चौधरी के हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है। अब कौन राजा जनक बनेगा? अरे छोड़ो यार, सीता जी और जनक जी तो मिल जाएंगे, लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है कि जो रामलीला वाला पोथा में सीन और डायलॉग लिखा था, वो रास बिहारी सिंह के दलान के साथ ही बाढ़ में बह गया। अब क्या होगा? कैसे डायलॉग बोला जाएगा? सारे लड़के चिंतित हो उठे। हे बजरंगबली, दया करिए प्रभु। एक तरफ रामलीला के डायरेक्टर अलगू आतिश और चिंगारी जी ने रासलीला रचा ली, दूसरी तरफ रामलीला की स्क्रिप्ट में बाढ़ आ गई। कभी कभी तो मन करता है कि बंद करो, अब रामलीला नहीं होगा। पर्दा का सिनेमा मंगा दो, उस पर ही रामलीला देख लिया जाएगा। आज आसपास के कई गांवों में राम जी का जन्म भी हो गया और राम जी वन भी चले गए। यहाँ अभी तक बैनर, पोस्टर और सामियाना साउंड तक नहीं लगा। आसपास के सब लोग यही न कहेंगे कि बाढ़ से कंगाल हो गए हैं चांदपुर वाले, खाने बिना मर रहे हैं, रामलीला तक नहीं खेल सके। चुप रहो भाई, चुप रहो। सत्य प्रकाश ने गांव के सभी लड़कों को फूकन की दुकान पर बटोर दिया। सारे लड़के सावधान की मुद्रा में आकर उसे सुनने लगे। देखो भाई, हम जा रहे हैं चौबे छपरा। वहां पर एक फर्स्ट क्लास विद्वान है, संपूर्णानंद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, 4 इंची का लम्हा टीका करते हैं, वही डायरेक्टर रहेंगे। भाड़ में जाए चिंगारी फिंगारी लुकारी। तब तक प्रदीपवा ने टोक दिया, भाई जल्दी जाओ। इधर चितबिसाव में माइक पर अनाउंस हो गया है कि इस साल चांदपुर वाले रामलीला नहीं करेंगे। सत्य प्रकाश को जोश आ गया। कौन कह दिया चांदपुर में रामलीला नहीं होगी? अरे इसी गांव में सोहन चौधरी जब मानस जी की चौपाई गाते थे, तब चितबिसाव के कोने कोने में सुनाई दे जाता था। उनकी औकात है हमसे कंपटीशन करने की? लड़कों ने आवाज दी, ना भैया, एकदम ना। चांदपुर में रामलीला होगा, पक्का, एकदम पक्का। तो सबसे पहले नाव पकड़कर सरयू पार जाओ और मंटुआ राकेशवा को बुलाओ। और सुनो, जब तक रामलीला नहीं हो जाती तब तक ना कोई मंटुआ को कुछ कहेगा न राकेशवा को। उनसे जाकर यही कहना है कि झगड़ा बवाल अपनी जगह है, लेकिन चांदपुर की इज्जत अपनी जगह। आज चांदपुर की नाक का सवाल है, नाक का। वो दोनों नहीं आएंगे तो पंडाल कौन बनाएगा? सत्य प्रकाश की आवाज सुनकर लड़कों में जोश का संचार हुआ है। 2 लड़के साइकिल लेकर सरयू पार के लिए चांदपुर घाट निकल पड़े। उस समय सुबह के 10 बज रहे थे। इधर सरयू पार मंटू नाव पर बैठकर न जाने क्या लिख रहा था, वहीं पर राकेश घाट किनारे साइकिल धो रहा था। राकेश ने देखा 2 लोग बहुत दूर से हाँफते हुए आ रहे हैं। ए मंटू, ये मंतोसवा और गुड्डुआ हैं कारे? हाँ भाई, ये सब काहे दौड़ रहा है? तब तक उधर से हाँफते हुए दोनों पास आ पहुंचे और आते ही एक सांस में सत्य प्रकाश की कही सारी बातें सुना डाली। बड़ी देर तक दोनों चुप रहे। मंटू राकेश की तरफ देखने लगा। मंटू ने मुंह फेर लिया। देखो भाई, साफ बात है, जब मेरी ही इज्जत नहीं बची है तो अब हम चांदपुर की इज्जत कैसे बचाएंगे? जिसको चांदपुर के रामलीला की चिंता है, वो तो एक सीता जैसी लड़की को बदनाम करने पर तुला है। मंटू और मंतोष और गुड्डू समझाने लगे। भाई सुन, सत्य प्रकाश ने सबको हिदायत दिया है कि मंटू को कोई कुछ नहीं बोलेगा। हम लोग जानते हैं कि तुमको झूठे बदनाम किया जा रहा है। हम लोग ये भी जानते हैं कि गुड़िया की शादी में जो हुआ था उसके पीछे भी बड़ा बड़ा पॉलिटिक्स है,
धीरे धीरे सब पता चल जाएगा। लेकिन भाई तुम हिम्मत मत मत हारो, आज चांदपुर की प्रतिष्ठा का सवाल है। गुड्डू ने मंटू का हाथ पकड़ लिया। ए भाई, डब्लू नेता भी तुमको माफ कर दिए हैं। कल ही कहा है कि इस बार इलेक्शन में सरयू पार वाले बूथ पर मंटू ही हमारा बूथ एजेंट बनेगा, उसे बुला लो। यह सुनकर मंटू झल्ला उठा। हमको मत समझाओ गुड्डू भाई, इसी चांदपुर में हम भी बड़े हुए हैं। यहाँ कब किसकी सांस कहाँ से चलेगी सब जानते हैं। हमको किसी पर भरोसा नहीं है। तुम बताओ, गुड़िया की शादी में जो हुआ उसको मैं कैसे भूल जाऊं। मंतोष और गुड्डू मंटू का गुस्सा देखकर अधीर हो उठे। अरे भाई, शांति शांति, हम दोनों जिम्मेदारी लेते हैं ना। सत्य प्रकाश पर भरोसा है कि नहीं? तुम चलो, जाकर बांस काटो, हम सब चौकी सामियाना लाते हैं, स्टेज बने, कल परसों से रामलीला शुरू किया जाए। बांस काटने की बात सुनकर राकेश की आंखें चमक गई, मानो कोई दिव्य जानकारी हासिल हो गई हो। उसने मंटू को बुलाकर कान में कुछ फुसफुसा दिया। उस गुप्त जानकारी को सुनकर मंटू के चेहरे पर उत्तेजना भरी मुस्कान फैल गई। आपसी विचार विमर्श के बाद राकेश ने मंतोष से कहा, ठीक है, हम लोग उत्तर टोला के प्रभु चौधरी की बसवारी में बांस काटने जा रहे हैं, किसी को भेजकर परमिशन ले लो। मंतोष और गुड्डू ने कहा, प्रभु का लड़का खुद रामलीला में विभीषण बनेगा, तुम लोग जाकर काटना शुरू करो, किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। इतना सुनते ही मंटू के चेहरे पर मलिनता क्षीण होने लगी, मानो खोया उत्साह वापस लौट रहा हो। एक झटके में राकेश ने नाव खोल दिया। चल भाई, उत्तर टोला चलकर बांस काटते हैं। मंटू मुस्कुरा उठा। इधर चट्टी पर आकर बित्तन ने एक नया समाचार सुना है। ए भाई, हम अभी भी चिंगारी जैसे एक आदमी को सहतवा रेलवे स्टेशन पर देखे हैं। वही था कि कोई और था ये कंफर्म नहीं है, बस हमको सुगम हुआ है कि ये चिंगरिया है। पंकजवा ने खिसिया कर कहा, अरे सारे तो काहे नहीं कंफर्म किए रे, प्याज छील रहे थे, पास जाकर पूछे होते कि आप चिंगारी जी हैं, अगर हैं तो अब तक कहाँ मरवा रहे थे। सत्य प्रकाश ने पंकज को समझाया, शांति शांति, अब एक छटाक तुम लोग चिंता मत करो। चांद पश्चिम से उत्तर हो जाए लेकिन चांदपुर की रामलीला चिंगारी जी नहीं छोड़ सकते। लेकिन तुम लोग सुन लो, कोई भी लड़का आज से न उनका मजाक उड़ाएगा न कोई टोन कसेगा। 10 दिन तक वो हमारे गुरु हैं, आते ही सब लोग उनका पैर छूना है। सब ने एक साथ कहा, यस सर। उधर उत्तर टोला में राकेश और मंटू बसवारी में बांस काटने लगे, लेकिन मंटू बार बार बांस की तरफ कम सामने वाली खिड़की की तरफ देखता था। राकेश हिदायत देता है, यार हथवा कट जाएगा भाई, आरी चला रहे हो बांस पर और देख रहे हो खिड़की पर। अब मंटू कैसे कहे कि उसकी नजरें खिड़की से हटती नहीं है, हाथ कटे तो कट जाए, आखिर जिंदगी कैसे कटेगी, अब तो बस इस बात की चिंता है। कहते हैं इस बसवारी का ये हिस्सा पिंकी के घर का पिछला हिस्सा है, जिसकी एक खिड़की बसवारी की तरफ खुलती है। अभी तक बांस काटता मंटू ठीक उसी भाव में खड़ा है जिस भाव में कोई भक्त बंद मंदिर के बाहर खड़ा होता है। इस समय जितने देवी देवता की तस्वीरें उसने देखी हैं, सब एक एक करके याद आ रही हैं। होठों पर यही दुआ है कि काश खिड़की से पिंकी एक बार झांक देती, काश एक बार वो देख लेता। लेकिन खिड़की है जो उसकी किस्मत की तरफ न जाने कब से बंद पड़ी है। इधर बसवारी के बांस आपस में टकराने लगे हैं। मंटू के दिल की धड़कन बढ़ने लगी है। राकेश बांस काटता जा रहा है लेकिन उसका भी ध्यान खिड़की की तरफ लगा है। वो मंटू को हिदायत दे रहा है, यार तेजी से काटो ना, काहे इतना समय लगा रहे हो। ए राकेश, कारे यार, अगर नवंबर में पिंकी की शादी होगी तो इसी बसवारी से माड़ों का बांस काटा जाएगा ना। हाँ भाई, पूनम की शादी में तो यहीं से कटा था। इतना सुनते ही मंटू के दिल और राहत दोनों बैठने लगे। उसका मन किया कि अभी इस बसवारी को फूंक दे, लेकिन अपनी निरी मूर्खता पर उसे तरस आया और वो आरी लेकर बेहिसाब उकाई अपनी उदासियों को काटने के लिए जमीन पर बैठ गया। इधर चांदपुर चट्टी पर अभी अभी एक घोड़ा गाड़ी आकर रुकी है। गाड़ीवान ने गाड़ी से एक बक्सा उतारा है। चट्टी के लोग हैरान है कि भाई इतना बड़ा बक्सा लेकर ये कौन आ गया। ये रंगीन कुर्ता, रंगीन जूता, रंगीन सदरी, दाढ़ी, लेकिन मोछ गायब। ये कौन मुल्क का आदमी है भाई। तभी गुड्डू चिल्लाया, ए भोकन, ए पंकज, ए मनीष, देखो चिंगारी जी आ गए। ए भाई, इनका मोछ कौन मुड़वा दिया रे। लीजिए। चिंगारी जी को देखते ही सब दौड़ रहे हैं। सबकी जान में जान आ गई है। मानो सबसे बड़ी समस्या का हल मिल गया।
सबने एक साथ उनको प्रणाम किया। चिंगारी जी के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। प्रदीप ने बक्से की तरफ इशारा किया, इसमें क्या है? इसमें राम जी का ड्रेस, रावण का मुकुट, तलवार, तीर धनुष और भाला है। इस बार रावण के दरबार में लाठी लेकर कोई नहीं खड़ा होगा, न ही हनुमान जी की पूंछ के लिए धान काट कर पुआल सुखाया जाएगा। यह सुनते ही सबकी आंखें चौड़ी हो गईं। वाह चिंगारी जी वाह, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। लीजिए। किसी ने बक्सा पकड़ लिया तो किसी ने उसमें से तलवार निकाल लिया। किसी ने कहा, ये भाई दूर हटो, इसे छूने से पहले हाथ धो लो, ये राम जी का ड्रेस है। इधर चिंगारी जी एक एक करके सब लोगों की खबर लेने लगे। बाढ़ में कोई समस्या तो नहीं हुई? रमेशर जी ठीक है? गुड़िया का क्या समाचार है? झांझा बाबा का हाथ ठीक हुआ? सत्य प्रकाश ने पूरे गांव की खबर उनको दी और बताया, चांदपुर एकदम सही सलामत है। बस राज बिहारी की दलान से रामलीला वाला पोथा बाढ़ में बह गया। ये सुनते ही चिंगारी जी के चेहरे पर 12 बज गए। हो ज्ञानानर्थ, वो पोथी मेरे दादा गुरु कवि सूरज जलजला जी ने मुझे दिया था और कहा था कि बेटा, रामलीला बस प्रभु की लीला नहीं है, वरन भारत के लोकमानस का चलचित्र है। इसे तुम आगे बढ़ाना। उनकी आखिरी निशानी डूबने से पहले चांदपुर को डूब जाना था न सत्य प्रकाश जी? भावुक हो रहे चिंगारी जी को सत्य प्रकाश ने समझाया, अरे कवनो बात नहीं महाराज, आप साथ हैं तो चांदपुर लड़के रामायण क्या महाभारत भी खेल लेंगे। ये तो ठीक है, लेकिन इस स्टेज प्रबंध का क्या हुआ? गुड्डू ने प्रगति रिपोर्ट जारी कर दिया। गुरुजी मंटू और राकेश बांस काट रहे हैं। फूकन का टेंट, सामियाना और साउंड है ही। मेरे जिम में साफ सफाई है, वो सब हो जाएगा। रहा रिहर्सल और चंदा, तो सारा खर्चा इस बार डब्लू नेता दे रहे हैं, बाकी दान पात्र में कुछ आ ही जाएगा। चिंगारी जी ने प्रसन्नता जाहिर की। ठीक है, कल से दिन भर शिव जी के मंदिर में रिहर्सल होगा। सब लोग 9 दिन तक शुद्ध सात्विक रहेंगे। कोई मांस मछली प्याज लहसुन नहीं खाएगा। ब्रह्मचर्य व्रत करना भी अनिवार्य है, लीला की शुद्धता तभी बनेगी। सब ने एक साथ कहा, जी गुरुजी। पंकज ने पूछा, ए गुरुजी, जो राक्षस बनेंगे उनके लिए तो कोई रोक टोक नहीं है ना? तब तक एक और लड़के ने चिंता प्रकट की, ए गुरुजी, हमारा नया नया ब्याह हुआ है, किसी दिन कुछ 20-20 हो गया तो सब लीला नसा जाएगा, इसलिए हम रावण की पार्टी में ही रहेंगे। सारे लड़के मुंह दबाकर हंसने लगे। सत्य प्रकाश खिसियाया, तुम साले कुंभकर्ण ही बनो, सबसे आराम उसी में है, सोते रहना आराम से। ये मजाक एकदम बंद करो, सरस्वती पूजा का सिनेमा नहीं है, इसमें एकदम सीरियस रहना है। जहाँ मंटू को देखो बांस काट कर ठीक करवाओ, हम लोग शिव जी का मंदिर धोते हैं। गुड्डू को छोड़कर सारे लड़के शिव मंदिर की तरफ चले गए। इधर 1-1.5 घंटे में देखते ही देखते राकेश ने 10-12 बांस काट दिया है। अब सबको छील छाल कर सजाया जा रहा है। दोनों पसीने पसीने हो गए हैं। मंटू का हाथ कहीं और चला रहा है, टांग कहीं और चल रही है। खिड़की खुलने की सारी उम्मीदें माटी में मिल चुकी हैं। तभी अचानक राकेश फुसफुसाया, खुल गई। रे भाई, फेंक फेंक। मंटू ने देखा पिंकी का चेहरा नजर नहीं आ रहा है, लेकिन उसके होने का आभास हो रहा है। मंटू की आंखें चमक उठी। उसने मुस्कुराते हुए वहीं से बैठे निशाना लगाया और देखते ही देखते कागज का टुकड़ा एक झटके से उस पार चला गया। लेकिन ये क्या, खिड़की झट से बंद हो गई। इसके पहले कि मंटू की सांस अटकती, तब तक झट से खिड़की खुली और एक कागज का टुकड़ा उसके कदमों में गिर गया। मंटू ने उठाकर उसे चूम लिया। तब तक दूर से गुड्डू ने आवाज दी, ए मंटू, जल्दी चलो रे, शिवाला में चिंगारी जी उनको बुला रहे। दिन की लगातार मेहनत के बाद स्टेज तैयार है, रिहर्सल चल रहा है। शिवाला के सामने रामलीला की प्रस्तुति होनी है। शाम से ही भीड़ लगनी शुरू हो गई है। आसपास के गांवों के लोग इकट्ठा हो रहे हैं। देखते ही देखते स्टेज के अगल बगल छोटे मोटे मेले का स्वरूप हो गया है। गांव के ही कई लोगों ने अपनी छोटी छोटी दुकानें खोल ली है। स्टेज के सामने खेदन, दीना और झांझा बाबा भी बैठे हैं और इधर दीना की माई, उनकी मेहरारू, उत्तर टोला की कलावती, पश्चिम टोला की परमेश्वरी बैठी है। दीना की मेहरारू पीयर रंग की छींट वाली साड़ी पहनी है और लाल लाल चूड़ी, माथे पर बड़की बिंदी लगाकर जब जब घूंघट से ताक कर हंसती है तो ऐसा लगता है बिना बल्ब के ही अंजोर फैल रहा है। इधर माइक से अनाउंस हो रहा है, दोस्तों, आदर्श रामलीला समिति चांदपुर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है। बस कुछ ही देर में रामलीला शुरू होने जा रही है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाएं और चारों ओर से सावधान रहें, चोरों से सावधान रहें।
थोड़ी देर में हमारे मुख्य अतिथि माननीय विधायक जी पधारने वाले हैं। गांव के युवा नेता प्रधान प्रत्याशी डब्लू डेंजर और बबुआ जी से निवेदन है कि फुलेसरी देवी इंटर कॉलेज के मैनेजर साहब नथुनी चाचा को लेकर मंच पर आए। मुख्य अतिथि जी पधार चुके हैं। माल्यार्पण चल रहा है। मंटू का कहीं मन नहीं लग रहा है। भीतर हरदम एक बेचैनी है। तब तक मुख्य अतिथि विधायक जी ने माइक संभाल लिया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरा परम सौभाग्य है कि भगवान की लीला के पावन अवसर पर आप सबने हमें आमंत्रित किया है। आज आप सबके बीच खुद को पाकर मैं धन्य महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, बाढ़ के समय आपने देखा होगा चांदपुर में समाज सेवियों की लाइन हमने लगा दी थी। दूर दूर से लोगों ने आकर आपकी खूब सेवा की। लेकिन आज हम इस मंच से एक बहुत बड़ी घोषणा करने जा रहे हैं। भीड़ से ताली बजाने का इशारा डब्लू जी कर रहे हैं। सब लोग ताली बजाते हैं। भाइयों, घोषणा ये है कि ग्राम पंचायत चुनाव के ठीक बाद हम एक सामूहिक विवाह आयोजित करने जा रहे हैं। इस क्षेत्र में जितनी भी कन्या है, जिसकी भी कन्या है, उससे अब चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम उसकी शादी का सारा खर्चा उठाएंगे। आज के ठीक 1 महीने बाद विवाह के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू किया जाएगा। जो लोग आर्थिक अभाव में बेटी की शादी नहीं कर पा रहे हैं, वो एकदम चिंता ना करें। आपका बेटा आपके साथ खड़ा है। जनता के बीच तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही है। लोग चिल्ला रहे हैं, वाह, नेता हो तो ऐसा। देखो उमेश, देखो, आज बेटी के ब्याह से बड़ा पुण्य कुछ नहीं हो सकता। भाई, तुम भी पिंकिया के लिए जल्दी जल्दी लड़का देखकर इसी में शादी निपटा दो। ज्यादा सोचोगे तो खेत बाड़ी सब बिक जाएगा। ये मौका फिर न आएगा। उमेश भी मुंह से गमछी बांधकर ताली बजा रहे हैं और लोगों की सलाह सुनकर समझ नहीं पा रहे हैं कि नेताजी की इस घोषणा से खुश हो जाएं या दुखी हो जाएं। लेकिन नेताजी की इस घोषणा के बाद उनकी जय जयकार हो रही है। आगे एक जगह उनको और जाना है। आसपास के सभी गणमान्य लोग खड़े होकर उनको विदा कर रहे हैं। इधर डायरेक्टर चिंगारी जी ने हारमोनियम मास्टर उधो मिसिर को इशारा किया है। तब तक माइक से अनाउंस हो रहा है कि रामलीला के निर्देशक चिंगारी जी स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। चिंगारी जी ने माइक संभाल लिया। माननीय मुख्य अतिथि और चांदपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इसकी गिनती नहीं कि रामलीला में न जाने कितने स्टार कलाकारों को पैदा किया। इसी रामलीला ने भोजपुरी को उसका शेक्सपियर भिखारी ठाकुर दिया। इसी रामलीला ने हमारे गांव में गंगा जमनी तहजीब और सामाजिक समरसता प्रेम को जिंदा रखा। कभी आज हर जाति वर्ग के लोग दिन रात मेहनत करते हैं कि उनके गांव की रामलीला सबसे अच्छी हो। सबके प्रतिष्ठा का सवाल होता है। इसलिए हमने शपथ लिया है कि चांदपुर की लीला को कभी बंद नहीं होने देंगे। दर्शकों की तालियां लगातार बज रही हैं। चिंगारी जी रामलीला महात्म्य पर सारगर्भित भाषण दे रहे हैं। सत्य प्रकाश उनके कान में आकर कहता है, अरे जल्दी करिए, जनता बेचैन हो रही है और विधायक जी को भी लखनऊ जाना है। चिंगारी जी के गंभीर भाषण के बाद एक बार फिर जोरदार ताली बजती है। महिलाएं खुसर खुसर बतिया रही हैं। ए मोनू की माई, लगता है कि बंगाल की जादूगरनी ने चिंगारी पर जादू कर दिया है। तब तक हारमोनियम मास्टर उधो मिसिर ने धुन छेड़ दी। दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ढोलक वाले विशेषर भाई लग रहा है कि आज मेहरारू से मार खाकर आए। माइक वाले फूंकन पर खिसियाते हुए कारवा ताल की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। जनता ताली बजा रही है। महीनों की बाढ़ और दुख झेलने के बाद ये सामूहिक प्रसन्नता का पहला मौका हाथ आया है। कोई इस क्षण को गंवाना नहीं चाहता। बस थोड़ी देर में रामलीला शुरू होने जा रही है। डायरेक्टर साहब चिंगारी जी स्क्रिप्ट लेकर पर्दे के पीछे तैयार हैं। लग रहा है कि रामानंद सागर मरने के पहले अपनी सारी वसीयत इन्हीं को लिख कर गए थे। कभी इधर जाते हैं, कभी उधर, कभी अंदर, कभी बाहर। कभी लक्ष्मण को नसीहत दे रहे हैं तो कभी सीता जी को समझा रहे हैं। यद्यपि सब ठीक है, लेकिन आप संवाद बोलते हैं तो कहीं से नहीं लगता कि आप सीता जी हैं। कल्पना करें और माँ सीता की शालीनता और उनकी सौम्यता को आत्मसात करें। सत्य प्रकाश बीच से ही बात काट देता है। यार, लगता ही नहीं कि तुम्हारे हस्बैंड अब वन में जा रहे हैं। तुम्हारा थोड़ा सा फीलिंग और या सिचुएशन समझो। ए भाई, एक आदमी को डायरेक्टर रहने दो। तुमको बिचवा में बोल का रहे हो। इसी हो हल्ला के बीच मंच पर पर्दा गिरने ही वाला है। लेकिन ये क्या, पर्दे के पीछे भी राजा दशरथ बैठकर बीड़ी पी रहे हैं। बगल में भरत से कुंभकर्ण ने कहा है, थोड़ा टर्चवा हमारा चार्ज में लगा दो ना, सारा सरवा घरवा जाते समय कुकुर दौड़ा लेता है।
बाबूजी अलगे खिसियाते हैं कि खेत जोताया नहीं अब तक और इनको रामलीला की पड़ी है। जब से रामलीला करने आ रहे हैं घर में रोज महाभारत हो रहा है यार। उधर लक्ष्मण जी को बहुत तेज से 2 नंबर लगा है। निपटने के लिए गए हैं, उनको मेघनाथ जोर से डांट रहे हैं। दिन भर काहे खाते रहते हो भाई, जब ने मिलता है तब ने खा लेते हो, पेट ठीक नहीं रहा तो कायम चूर्ण खाया करो। लेकिन ये क्या, एक तरफ पेट पकड़कर लक्ष्मण जी सूर्पनखा जैसा मुंह बनाकर मेघनाथ को समझा रहे हैं, चुप रहो बे, ऊतनी काल तुम्हारी भौजी ने लिट्टी चोखा बना दिया था, बुझाया नहीं, उरेब खा लिए हैं। अब लीजिए, राजा जनक तो आए ही नहीं। पता चलता है कि उनके हाइड्रोसिल का ऑपरेशन हुआ है, अब क्या होगा। तो आज दक्षिण टोला के मुखदेव चौधरी को राजा जनक का पार्ट मिला है। चौधरी जी समाजवादी नेता है, लेकिन आज अभिनेता का पार्ट मिला है। तुम्हारे खुशी के उछल रहे हैं। उनको डायरेक्टर साहब चिंगारी जी ठेठ भाषा में समझा रहे हैं। देखो, माइक के सामने जाना तो ई मत समझ लेना कि धरती पुत्र मुलायम सिंह जी आ रहे, और तुम राम गोविंद चौधरी के खास आदमी हो। याद रखना कि तुम राजा जनक हो, मुखदेव नेता नहीं। चौधरी एकदम मूछ पर ताव देकर कहते, अरे ना महाराज, का आप बात कर दिए। वो तनी दिन भर दूध बेचे हैं तो तनी जमाई ले रहे हैं, बाकी सब ठीक है। चिंगारी जी सबको डांटते हैं, मजाक बंद करें और 5 मिनट श्री राम जय राम का जाप करें। ए भाई, सब लोग आप तैयार रहें। लहरा खत्म होते ही मंच पर झांकी का दर्शन होगा, आरती होगी। इधर दर्शक भी तैयार हैं, पर्दा गिर रहा है। कुछ लौंडे कभी कभी महिला दीर्घा में देखते हैं तो कभी मंच पर। उनको रामलीला से क्या मतलब, उनको रासलीला सूझ रहा है। अपनी वाली आई है कि नहीं ये कंफर्म कर रहे हैं। अब पर्दा गिर गया है, कोई जोर से माइक में चिल्लाता है, हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आदर्श रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करती है। माहौल एकदम भक्तिमय। हारमोनिया मास्टर ने धुन बदल दिया। सनहिया लगावल बहुत बात नईखे, लगा के नेवावल बहुत बात बोला। मंटू बड़ा उदास है, मानो आज राम जन्म नहीं सीता हरण होगा। ढोलक मास्टर जमका के धाक तिना दिन 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 बजाकर सम पर आ गए हैं। माहौल शांत। अब मंगलाचरण शुरू। मंगल भवन अमंगल हारी। क्या दिव्य माहौल हो गया। आज राम जन्म का प्रसंग है, लेकिन सबसे पहले दरबार की झांकी दर्शन, फिर आरती। वाह, देखो तो एक लाइन में राम लक्ष्मण सीता चले जा रहे हैं। और ये देखो जरा रामचंद्र जी को, कितना दिव्य स्वरूप है। कहीं से लग रहा है कि मनोहर मास्टर ही राम जी बने हैं। अरे बड़ा चमक रहे हैं जी, लग रहा है कि उनका तनख्वाह मिल गया है। सब लोग आंख बंद कर हाथ जोड़ लेते हैं। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गाय कूदों में सिर, बाबा तुलसी की चौपाई गा रहे हैं। उभय बीच सिय सोहित ऐसे, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। वाह, क्या कह दिया तुलसी बाबा ने। तब तक कोई कमबख्त अनाउंस करता है, सुखारी मेडिकल स्टोर की तरफ से 11 रुपया का पुरस्कार आया है। आदर्श रामलीला कमेटी हार्दिक स्वागत वंदन करती है। दर्शकों में कुछ पढ़े लिखे लोग हंस रहे हैं। रामलीला शुरू हो गई। बार बार जयकारा हो रहा है। बोली बोली सियावर रामचंद्र की जय, लगले लखन लाल की जय, महावीर हनुमान की जय। चांदपुर का कोना कोना इस शंखनाद से गूंज रहा है। रात के 9:30 हो रहे हैं। माइक से फिर आवाज आ रही है। फजलू बैंड पार्टी ग्राम चांदपुर के प्रोपराइटर मोहम्मद फजलुद्दीन ने राम जी की झांकी देखकर 101 रुपया का सहयोग दिया है। आदर्श रामलीला कमेटी आपका हार्दिक स्वागत करती है। इधर मंटू ना जाने कहाँ खोया है। हाथ उसके झांकी के सामने जुड़ गए हैं। हवा चलने लगी है। ऐसा एहसास हो रहा है कि अब गर्मी जाने वाली है, लेकिन मंटू का पसीना सूखता नहीं है आजकल। राकेश ने पूछा है, क्या हुआ, चिट्ठी पढ़े? मंटू खामोश है, मुंह से आवाज नहीं निकल रही। हाथ वैसे ही जुड़े हैं, नजरें झांकी की तरफ लगी है। लगता है जैसे अब रो देगा। बताओ चुप क्यों हो, क्या लिखा है पिंकी ने? अचानक मंटू के रोने की आवाज मुंह से निकल आई है। राकेश का दिल भी रोने लगा है। फिल्मों में प्रेमिका के लिए रोते हुए हीरो को उसने बहुत देखा था। आज पहली बार उसका हीरो उसके सामने रो रहा है। हुआ क्या है, बताओगे? क्या लिखा है पिंकी ने? मंटू का सिर उठता नहीं है, ना ही मुंह से आवाज आती है। बोलो ना यार, क्यों छिपा रहे हो? क्या सच में उसकी शादी तय हो गई है?
मंटू ने सिर हिलाया है और सिर को राकेश के कंधे पर टिका दिया है। अब आंसुओं की गर्म बूंदें राकेश के कंधे पर गिर रही हैं। राकेश को जितना चांदपुर की बाढ़ ने नहीं भिगाया था, उतना इन चंद आंसुओं ने भिगा दिया है। सामने मंच पर भगवान की आरती शुरू हो गई है। जयकारा लग रहा है। राकेश मंटू से पूछ रहा है, जानते हो आदमी रामलीला बार बार क्यों देखता है? क्यों? हमारे बाबा कहते थे कि बबुआ, जब राम जी को राजगद्दी मिलने का दिन आया तो 14 साल का वनवास हो गया। जब वनवास में गए तो सीता जी का हरण हो गया, और जब सीता जी को लेकर अयोध्या आए तो सीता जी ने उनका घर त्याग दिया। बस हमारा तुम्हारा जीवन यही है। हमें लगता है कि जब भगवान को इतना दुख मिला और उस दुख का उन्होंने सामना किया, तो हम तुम तो इंसान हैं, हम दुख से क्यों भागें? समझे? राकेश की बात सुनकर मंटू का रोना कम हो गया। मन एक झटके में हल्का होने लगा। उसने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी, और अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। थैंक यू सो मच।